अम्मा, अब बहुत ठंड लग रही है। अब मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। अब बस बिटिया, थोड़ा सह ले, मैं अभी कुछ करती हूँ। सुमित्रा ने घर के हर कोने में लकड़ियां तलाशनी शुरू की, पर सब बेकार। चूल्हा ठंडा पड़ा था और पारुल की हालत देखकर सुमित्रा का दिल जैसे बैठने लगा। तभी सास चंद्रकला आई। अरे क्या कर रही हो? अब बच्ची को ऐसे ठंड में छोड़ दोगी तो बीमार पड़ जाएगी। अम्मा जी, अब मैं क्या करूं? ये पतली सी कंबल है और घर में एक भी लकड़ी नहीं बची है। आग कैसे जलाऊं? तुम यहीं बैठो, मैं जंगल से लकड़ियां ले आती हूँ। अब माँ जी, इतनी ठंड में आप रहने दे, अब मैं चली जाती हूँ। बच्ची के पास रुकना जरूरी है। मेरी हड्डियां अब भी इतनी कमजोर नहीं हुई हैं कि एक गठरी लकड़ी की ना ला सकूं। चंद्रकला ने अपनी पुरानी शॉल कंधे पर डाली और जंगल की ओर बढ़ गई। यहाँ तो गांव के मुकाबले ठंड काफी कम लग रही है। बड़ा ही अच्छा लग रहा है यहाँ तो। चंद्रकला जल्दी जल्दी जितनी लकड़ियां उठा सकती थी उठाई और घर की ओर चल पड़ी। शाम ढल चुकी थी। जब चंद्रकला घर पहुंची तो देखा कि पारुल अब भी ठंड से कांप रही थी और रघु भी काम से लौट आया था। सुमित्रा, ये लो लकड़ियां, जल्दी से आग जला दो। हाँ, ये ठंड तो अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है। सुमित्रा और रघु ने मिलकर आग जलाई। देखते ही देखते आग की गर्माहट पूरे घर में फैल गई। रघु, मैंने आज जंगल में महसूस किया कि वहाँ यहाँ के मुकाबले बहुत कम ठंड है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम ठंडी भर वहीं छोटी सी झोपड़ी डालकर रहें। पारुल को देखो, उसकी हालत लगातार खराब होती जा रही है। माँ, आप क्या कह रही है? हम जंगल में कैसे रहेंगे भला? हाँ माँ जी, ये ठीक कह रहे हैं। अब वहाँ एक तो किसी चीज की सुविधा नहीं है, ऊपर से जंगली जानवरों का खतरा। लेकिन चंद्रकला ने तय कर रखा था कि सर्दी भर वो जंगल में घने पेड़ों के बीच ही जाके रहेगी। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तो कल ही अपनी पोती के साथ वापस जंगल जा रही हूँ। तुम लोगों को आना है तो आओ, नहीं तो मैं अकेले ही रह लूंगी। चंद्रकला की ये जिद देखकर सुमित्रा और रघु हैरान रह गए। लेकिन पारुल की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए आखिरकार रघु ने हामी भर दी। ठीक है माँ, हम कल सुबह ही जंगल जाएंगे और वहाँ झोपड़ी बनाएंगे। अगली सुबह पूरा परिवार जंगल की ओर रवाना हो गया। ठंडी हवाओं के बीच पारुल को चंद्रकला ने अपनी गोद में लपेट रखा था। जंगल पहुंचते ही सुमित्रा और रघु ने झोपड़ी बनाने का काम शुरू कर दिया। सुनो, यहाँ पेड़ ज्यादा घने हैं और ठंडी हवा कम लग रही है। मुझे लगता है कि हमारे घर के लिए ये जगह ठीक रहेगी। रघु ने हामी भरी और वहां की जमीन को कुदाल से साफ करने लगा। वैसे माँ जी ठीक कह रही थी, यहाँ ठंड गांव से कम है। हाँ, लेकिन ये बड़ा मेहनत का काम है। तुम एक काम करो, आसपास से घास और पेड़ की टहनियों को यहाँ लाके इकट्ठा करो। मैं मिट्टी का लेप तैयार करता हूँ। इससे हमारा घर मजबूत भी बनेगा और गर्म भी रहेगा। सुमित्रा ने जंगल से टहनियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते दोपहर तक उनका एक कमरे का घास फूस से बना घर तैयार हो गया। माँ, झोपड़ी तो बना ली, लेकिन जंगली जानवरों का क्या करेंगे? झोपड़ी के चारों ओर कांटेदार झाड़ियां लगा दो। उसे पार करके कोई भी जानवर इधर नहीं आ सकेगा। रघु ने झोपड़ी के आसपास कांटेदार झाड़ियां लगा दी और सब आराम से अपने इस नए घर में रहने लगे। दादी, यहाँ मुझे ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है। मेरी बच्ची, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। सुमित्रा ने मुस्कुराकर पारुल को देखा, जो पहले से काफी बेहतर नजर आ रही थी। ऐसे ही आराम से कई दिन गुजर गए। सब लोग जंगल के इस माहौल में ढल चुके थे और यहाँ का शांत माहौल उन्हें खूब पसंद आ रहा था।
लेकिन एक रात को जब सभी गहरी नींद में थे, झोपड़ी के पास से किसी जानवर की गुर्राहट सुनाई दी। अम्मा, लगता है बाहर कोई जानवर है। चंद्रकला ने जब छोटी सी खिड़की से झांक के देखा तो सारी झाड़ियां हवा से उड़ चुकी थी और भालू उनकी झोपड़ी की तरफ बढ़ रहा था। भालू आ रहा है, अब क्या करें? पारुल सुमित्रा से लिपटी सहमी दरवाजे की तरफ देखने लगी। रघु भी घबराया हुआ था, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। सुमित्रा, उस थैले में मूंगफली है, जल्दी से उसे यहाँ लाओ। ए जी, इस मुसीबत में आपको मूंगफली खाने की सूझ रही है? अरे यार, मुझे खाना नहीं है, भालू को खिलाना है। भालुओं को मूंगफली बहुत पसंद होती है। इसके बाद सुमित्रा थैला ले आई। रघु ने मूंगफली निकाली और खिड़की की तरफ से थोड़ा दूर जंगल की ओर फेंक दिया। मूंगफली की खुशबू ने तुरंत भालू का ध्यान खींच लिया। उसने सारी मूंगफली खाई और फिर जंगल की ओर चला गया, जिसके बाद सब ने राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है रघु, तुम्हारा आइडिया काम कर गया। अगली सुबह रघु और सुमित्रा ने मिलकर झाड़ियों को दोबारा घर के चारों तरफ लगाया और साथ ही पत्थर और बांस के डंडे से कुछ हथियार भी बनाए, ताकि किसी हमले के समय अपनी रक्षा कर सके। इस तरह से दिन बीतते रहे। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, तभी बाहर से तेज कुर्राहट की आवाज आने लगी। सुमित्रा की तुरंत नींद खुल गई। उसने ध्यान से सुना और डरते हुए रघु को जगाया। रघु, अब बाहर कुछ है, लगता है कोई जंगली जानवर हमारी तरफ बढ़ रहा है। क्या? ये आवाज तो किसी बड़े शिकारी जानवर की लग रही है। रघु ने झांक के देखा तो वो डर के मारे वहीं जम गया। तभी चंद्रकला उठते हुए पूछी, बाहर क्या है रघु? कुछ बोल क्यों नहीं रहा? सब ठीक तो है ना? तेंदुआ। ये सुनते ही सब घबरा गए। क्या? तेंदुआ? हे भगवान, किस मुसीबत में डाल दिया हमें। अभी सुमित्रा का इतना कहना ही था कि झोपड़ी हिलने लगी। तेंदुआ झोपड़ी के दरवाजे पर जोर जोर से चोट कर रहा था। अंदर मौजूद सभी लोग डर से कांपने लगे। हे भगवान, अब क्या होगा? ये तो लगता है दरवाजा तोड़ देगा। सुमित्रा, अब क्या करें? इसे रोकने का कोई तो तरीका होगा। इसी बीच तभी तेंदुए ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को तोड़ दिया। दरवाजा टूटते ही उसकी नजर पारुल पर पड़ी, जो कोने में अपने पिता से लिपटी हुई थी। तेंदुआ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। अब क्या करे बहू? ये तो रघु और पायल की तरफ बढ़ रहा है। इसे जल्दी रोकना होगा, वरना बड़ी अनहोनी हो जाएगी। सुमित्रा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर चूल्हे में जलती हुई लकड़ियों पर पड़ी। सुमित्रा ने जलती हुई लकड़ी को कसकर पकड़ा, एक गहरी सांस ली और बिना एक पल गवाए तेंदुए के सामने आकर खड़ी हो गई। अगर तुझे मेरी बेटी तक पहुंचना है तो पहले मुझे हराना होगा। तेंदुआ जोर से घुर्राते हुए झपटने की मुद्रा में आ गया, लेकिन सुमित्रा ने बिना पीछे हटे जलती हुई लकड़ी उसकी तरफ घुमाई। आग की चमक और गर्मी से तेंदुआ थोड़ा पीछे की तरफ हटा, लेकिन इस बार सुमित्रा की तरफ घूरते हुए अपनी गुर्राहट और तेज कर दी और उस पर हमला करने की तैयारी करने लगा। सुमित्रा, संभल कर, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन सुमित्रा अब रुकने वाली नहीं थी। उसने झट से दूसरी जलती हुई लकड़ी उठाई और आग की लपटों को हवा दी। आगे बढ़, देखती हूँ कितनी हिम्मत है तुझमें। तेंदुए ने इस बार पूरी ताकत से झपटने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा ने तेजी से जलती हुई लकड़ी उसकी तरफ फेंक दी। लकड़ी तेंदुए के पास जाकर गिरी और उसकी पूंछ के पास आग की लपटें भड़क उठी। तेंदुआ एक तेज चीख के साथ पीछे हटा। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह डर साफ नजर आ रहा था।
उसने आखिरी बार घुर्राते हुए सुमित्रा की ओर देखा और पूरी ताकत से जंगल की ओर भाग गया। झोपड़ी में मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। एक पल के लिए तो किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। फिर जब तेंदुए की गुर्राहट जंगल में दूर होती चली गई तो सबने राहत की सांस ली। सुमित्रा, अगर तुम नहीं होती तो आज हम सब। हाँ, तुमने अकेले जान हथेली पर रखकर हमें बचाया है। मैं तुम्हारा ये साहस कभी नहीं भूलूंगा। सुमित्रा ने थकी हुई सांस लेते हुए लकड़ी को जमीन पर फेंका और पारुल को अपनी गोद में भर लिया। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। आप भी मेरी जगह होते तो शायद यही करते। ठीक है, चलो अपना सामान बांधते हैं। थोड़ी देर में सुबह होने को है और अब पहले जैसी सर्दी भी नहीं रही। जैसे ही थोड़ी रोशनी होगी हम आज ही ये जंगल छोड़ के अपने घर लौट जाएंगे। चंद्रकला की ये बात सुनकर रघु और सुमित्रा एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे, लेकिन साथ ही साथ वो काफी खुश भी थे कि अब वो अपने गांव घर लौटने वाले हैं।